ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। जी हां, कोरोना के इस दौर में जहां हम एक ओर तमाम एहतियात और सावधानियों के साथ जीवन गुजार रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनलॉक 5 में हमें सरकार ने जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए कई छूट दी है। हमारा देश त्योहारों का देश है और अक्टूबर का महीना त्योहारों के लिए जाना जाता है। इसीलिए सरकार ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए आज मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। आज ही स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में भी नई एसओपी जारी की गई। इसके साथ ही 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स और मल्टीप्लेक्स को भी दोबारा खोले जाने के लिए आज सरकार ने एसओपी जारी की है। कह सकते हैं कि धीरे धीरे हम अपने सामान्य जीवन की ओर वापस लौट रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। हमें सभी सावधानियों के साथ इन सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके और सारे श्रोताओं का मेरा भी अभिनंदन। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, जैसा कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों को देखते हुए नई एसओपी जारी की है। इस महीने दुर्गा पूजा है, रामलीला और दशहरे जैसे कई आयोजन होने हैं। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रहते हुए इन त्योहारों को कैसे मनाना चाहिए? देखिए, हमें पूरी तरह से सावधानी बरतना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है और यही सलाह हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिया है जी, क्योंकि अभी वायरस हमारे साथ ही है। हालांकि कुछ सुधार हुआ है जी, फिर भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। और क्योंकि अब ये साफ पता चल गया है कि जब लोग एक भीड़ में इकट्ठा होते हैं जी, वायरस बहुत जल्दी फैलता है। इसी को सुपर स्प्रेडर इवेंट कहते हैं। मतलब अगर कई सारे लोग एकत्रित होते हैं जी, अगर बाहर या खास करके एक बंद कमरे में, तो तब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक व्यक्ति 2 या 3 लोगों के मुकाबले में 20 या 30 लोगों को भी वो इन्फेक्शन संक्रमण पहुंचा सकता है जी। तो इसीलिए हमें ये बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए कि ज्यादा भीड़ में इकट्ठा ना हो। और खास करके क्योंकि त्योहार के समय ये अक्सर हो जाता है कि लोग एक साथ मिलकर मनाना चाहते हैं जी, और कभी कभी जुलूस निकालना चाहते हैं, तो ये सावधानी अभी और आवश्यक है जी, क्योंकि इस प्रकार का थोड़ा सा भी लापरवाही हो जाए तो बीमारी काफी जल्दी फैल सकती है, जिसके ऊपर हमें अभी थोड़ा सा जीत का संकेत मिल रहा है जी, वो हम फिर खो बैठेंगे और ये फिर बुरी तरह से ये वायरस फैल सकता है। इसीलिए जो हमारा उद्देश्य है, मतलब त्योहार मनाने का, एक तो भक्ति का और दूसरा एक तरीके से हमारे खुशी के माहौल में हमारे परिवार के साथ मनाने का, वो कायम रख सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम अगर प्रार्थना करना चाहें हम खुले बाजार में करें, घर में भी बैठ के कर सकते हैं। पहले ऋषि मुनियों ने वहां पे
वहां पे वन में बैठ के उन्होंने वहां पे उन्होंने अपनी तपस्या की है। ऐसा नहीं है कि एक भीड़ भाड़ में उन्होंने तपस्या की थी। तो इसीलिए अगर हमें कुछ इस प्रकार का प्रार्थना भी करनी चाहिए तो घर में बैठ के कर सकते हैं, या अगर बाहर भी जाएं तो जुलूस में निकालें। और दूसरी बात है, अगर खुशी मनाना चाहते हैं हमारे परिवार के साथ या मित्रों के साथ, बहुत कम संख्या में, मतलब वहां पे भी कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए जी। तो बस हम वो खुशी भी बांट सकते हैं एक दूसरे से। कम से कम कुछ महीनों तक अगर हम ये इस प्रकार का सावधानी बरतें तो फिर ये वायरस का खतरा टल सकता है। उसके बाद में अगले साल जितना जोश से हो सके उतना जोश से मना जी बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे दो चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि अनुशासन या सिर्फ डिसिप्लिन की हम बात करें, और दूसरा संयम बनाए रखना। क्योंकि अगर हम किसी पंडाल में जाना चाहते हैं, किसी आयोजन में जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के एक ग्रुप को पहले भेजा जाए, फिर दूसरे ग्रुप को भेजा जाए। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ डिसिप्लिन या आत्म संयम और आत्म अनुशासन रखेंगे तो जरूर ही हम चीजों को मना भी पाएंगे, लेकिन साथ में जितने भी कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी दिशा निर्देश हैं, उसका पालन भी कर पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और दूसरी बात जो आपने कहा था मास्क के बारे में जी, उसके पर भी ध्यान देना चाहिए। एक तो भीड़ न बनाने चाहिए, और दूसरा बाहर जाने के वक्त हमें जरूर मास्क पहनना चाहिए जी, ताकि हम अपना खुद का बचाव कर सकें और दूसरे का भी बचाव कर सकें। और डॉक्टर रेड्डी, ऐसा भी देखा गया है कि जब हम आपस में मिलते हैं या बातचीत करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब हम मास्क लगाते हैं तो उसके बाद आवाज कुछ धीमी हो जाती है, तो उस समय वो मास्क नीचे करके अपनी बात कहते हैं और फिर मास्क ऊपर कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय जो संक्रमण की संभावना अगर हम देखें कि कब सबसे ज्यादा होती है तो वो शायद फेस टू फेस बातचीत करते समय होती है। तो उस समय क्या हमको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं जी कि मास्क पहनने से शायद आवाज धीमी हो जाती है, हमारे बात दूसरों को स्पष्ट नहीं सुनाई देता, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर हम कोशिश करें जी, हम काफी अच्छा मास्क पहन के भी बोल सकते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसा मैं खुद डॉक्टर रह चुका हूँ जी, मास्क पहन के कई बार हम कार्डियक कैथेटराइजेशन में लैबोरेटरी में काम करते थे, सवेरे से लेकर शाम तक। हम दूसरे डॉक्टर से या टेबल पे मरीज से या नर्स से बात करने में कोई हिचक नहीं थी और कोई मुश्किल हमने सामना नहीं किया। तो बोलने का तरीका जी बिल्कुल हम सीख सकते हैं। और जिसको डॉक्टर रेड्डी हम कहते हैं कि टॉकिंग एटिकेट्स बन सकता है, ये मास्क के साथ हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। और ये कभी भी इसे हटाकर अगर हम बोलेंगे तो उस समय संक्रमण का सबसे ज्यादा उस समय संभावना होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर कोई योद्धा सोच लीजिए, पुराने समय में योद्धा कवच पहन के जाते थे लड़ाई करने में। अगर योद्धा लड़ाई के वक्त कहता है कि मुझे ये कवच पहनने से पसीना बहुत निकल रहा है और मैं कवच निकाल दूंगा, फिर वो तो घायल हो जाएगा। तो उसी प्रकार का हम जब मास्क पहन के जाते हैं, ये मैंने इस प्रकार के तकलीफ अगर मामूली सा महसूस हो कि बात स्पष्ट रूप से नहीं निकल रहा है, उसके लिए उसके कारण मैं मास्क निकाल रहा हूँ, ऐसे बहाने नहीं चाहिए जी बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर रेड्डी कह रहे हैं कि कोरोना की ये जो जंग चल रही है, इस जंग में जो मास्क है वो अपने आप में एक ढाल है और इस ढाल को हमको कभी भी नहीं हटाना है, तभी हम कोरोना पे इस जंग को जीत पाएंगे। और इस बीच बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हमारी आपकी व्हाट्सएप चर्चा जारी रहेगी। राजीव जुड़ चुके हैं दिल्ली से कार्यक्रम में। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। या नमस्कार, मैं अभी डिस्कशन सुन रहा था सर जी। तो आपकी डिस्कशन में डॉक्टर साहब ने बोला कि कहीं भी ग्रुप है जैसे बंद कमरे में या कुछ है तो उसके अंदर स्प्रेड होने का खतरा सबसे ज्यादा है जी। तो ओपन एयर के अंदर अगर लोग इकट्ठा हुए हैं, मास्क नहीं पहना है
लेकिन कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी या सिर्फ एक नॉर्मल ब्रीथिंग से उनको इन्फेक्ट कर सकता है? जी डॉक्टर रेड्डी, ये बहुत आम सवाल है कि अगर जैसे बंद कमरे में तो इन्फेक्शन के चांसेस काफी हैं, लेकिन अगर ओपन एयर में अगर हम इकट्ठा होते हैं और मास्क किसी ने नहीं लगाया है तो संक्रमण की कितनी संभावना होती है? देखिए, ये संक्रमण के जो खतरा है उसके कई कारण होते हैं। एक तो अगर आप बाहर चल रहे हैं और खुली हवा चल रही है तो जो वायरस किसी के शरीर से निकलता है तो वो जल्दी बह जाता है वो हवा में। मगर लोग जब इकट्ठा होते हैं बाहरी जगह में भी, खुली जगह में भी जब इकट्ठा होते हैं तो वहां पे एक दूसरे से वायरस फैलने का खतरा ज्यादा हो जाता है। अगर आप जल्द से जल्दी चल रहे हैं और भीड़ के अंदर नहीं घुस रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर भीड़ में आप भी शामिल हो जाते हैं, उनके साथ रुक जाते हैं घंटा 2 घंटा, तो तब वो वायरस फैलने का जो खतरा है वहां पे भी रहता है। केवल बंद कमरे में ही नहीं मगर वहां पे भी रहता है। तो इसीलिए ज्यादातर भीड़ भाड़ में रहना ठीक नहीं है। बंद कमरे में जरूर खतरा बढ़ता है, मगर किसी भी भीड़ में अगर आप रुक जाएं और वहीं उसी जगह आप खड़े रहें तो वहां पे बाहरी जगह पे भी आपको खतरा हो जाता है। जी, और इसी तरह से डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो आज सिनेमा हॉल्स को लेके नए एसओपी जारी की गई है और अब नई एसओपी के हिसाब से 50% लोगों के लिए ये खुल सकता है, क्योंकि और जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा उसमें भी एक एक छोड़ के लोग बैठेंगे और कई तरह के इंतजाम सरकार ने कहा है कि आपको करना होगा, उसके बाद ही हम सिनेमा देखने जा सकते हैं। जी, वहां पे भी उन्होंने कहा है कि मास्क पहनना जरूरी है और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है और टिकट भी बारी बारी में खरीदना जरूरी है। वहां पे भी लाइन लगा के एकदम भीड़ नहीं बनाना चाहिए जी। तो इन्होंने सारे इस प्रकार के गाइडलाइंस दिए हैं क्योंकि वहां पे खतरा हो सकता है जी। क्योंकि लोग सिनेमा देखना चाहते हैं और कई दिनों के बाद में सिनेमा हॉल खुल भी रहे हैं। तो अगर सिनेमा हॉल में कोई चला जाए तो वहां पे एक तो भीड़ कम करने के लिए ये 50-50 का सीट, मतलब आधे सीट्स बना दिया उन्होंने, ऑल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट, ताकि एक दूसरे के बहुत करीब न बैठे जी। और दूसरी बात यह है मास्क पहनने से वो खतरा भी कम हो जाता है कि एक दूसरे से संक्रमण हो। तो ये सारे सावधानी अगर बरतें तो खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल, और ऑडिटोरियम्स के अंदर जो एयर वेंटिलेशन है उसको भी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, वेंटिलेशन बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि एयर सर्कुलेशन अगर अच्छा हो तो वायरस वहां पे रुकता नहीं है और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। नहीं तो वायरस वहीं पे बादलों की तरह वायरस जम जाते हैं और वो वायरस क्लाउड से संक्रमण का ये खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए प्लेन में भी एयर सर्कुलेशन, जब हवाई जहाज में जाते हैं आजकल एयर सर्कुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और डॉक्टर रेड्डी, इस बीच हम लोग रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में महबूब जुड़ चुके हैं। महबूब जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार महबूब जी। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। जी सर, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, महबूब दुकानदार। सर, मैं किराना स्टोर की दुकान चलाता हूँ जी। हमें इस वायरस से कैसे बचा जाए और हमारी दुकान नहीं चलती रहे सर, ऐसा कुछ आप बताइए। जी डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे एक चीज है कि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि त्योहारों का मौसम है, बाजार में भी भीड़ भाड़ बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे 2 कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों को क्या सावधानी रखनी है? देखिए, किसी भी दुकान के अंदर भीड़ नहीं जमने चाहिए। ये देखना चाहिए कि लाइन लगा के बारी बारी अंदर आके जो कोई भी सामान खरीदना है वो खरीद लें। मगर 10 लोग या 15 लोग एक ही छोटे कमरे में अगर इकट्ठा हो जाएं और सभी लोग दुकानदार के साथ बातचीत करने लगे तो वायरस
ज्यादातर निकलने का और एक दूसरे से फैलने का ये खतरा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा दुकान के अंदर भीड़ के ऊपर आप रोक लगाइए, नियंत्रण लगाइए। और दूसरा, सभी को ये कह दीजिए कि मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है। आप खुद भी मास्क पहन लीजिए। आपकी दुकान में आपके साथ और कोई काम कर रहे हैं, ये भी देखें कि वो भी मास्क पहने और सही तरीके से पहने, एकदम नाक के नीचे लटके हुए नहीं, ठीक नाक को और मुंह को बिल्कुल ढकते हुए वो मास्क ठीक तरीके से पहने। और दूसरी बात है कि अगर सामान का लिस्ट अगर आपका ग्राहक लिख के आए कागज के ऊपर, तो बातचीत या चीख चिल्लाने का कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। वो लिस्ट लेके और लिस्ट पढ़ के आप उनको दे सकते हैं। तो इसलिए भी बातचीत के दौरान जो वायरस निकल सकता है वो खतरा भी कम हो जाता है। जी बिल्कुल। और ग्राहक को भी ये देखना चाहिए कि सामान लेने के बाद जब घर वापस जाएं वो हाथ साफ रखें, साबुन के साथ, पानी के साथ हाथ धो लें और वो सामान को थोड़ी देर अलग रखें, ताकि अगर वायरस गलती से भी वहां पे लग गया हो तो वायरस निकल जाएगा। जी, और इस दौरान हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार हैं जिन्होंने दुकान के बाहर मार्किंग कर रखी है, उसके आगे कस्टमर को आने की इजाजत नहीं देते वो, और सुरक्षित दूरी का पालन करवाते हैं ताकि वो भी बचे रहें और ग्राहक को भी किसी तरह का संक्रमण होने की संभावना न हो। और इस बीच हम रुक करते हैं सिरसा में, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पप्पू राम जी। पप्पू राम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सर जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बोलना है, जैसे हम गांव में रहते हैं जी, तो डॉक्टर साहब हम मास्क का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते, हमारे यहाँ लगभग मास्क नहीं लगाते, तो इससे क्या मान लीजिए नुकसान, लोगों का भय निकल चुका है, बिल्कुल भय खत्म हो चुका है। जी डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रूरल एरियाज जो हैं, दूर दराज के गांव हैं, वहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं शायद उनको अभी इतनी जागरूकता नहीं है, और आकाशवाणी के माध्यम से हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि देश के हर एक कोने में हम इस संदेश को पहुंचाएं कि कोरोना का बचाव आप कैसे करें। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गांव में ऐसा तो है कि भीड़ भाड़ कम होता और ज्यादातर लोग खुली जगह में ही काम करते हैं। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो खुली जगह में ही काम करते हैं, तो संक्रमण का खतरा शहर के मुकाबले में थोड़ा कम रहता है। मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहता। कोई गांव का आदमी शहर चला जाए या शहर का आदमी गांव आ जाए या शहर से कोई सामान खरीद के ले आए, तो फिर वायरस उनके साथ चल के आ सकता है। तो इसीलिए अभी ये बिल्कुल आवश्यक है कि गांव में भी ये इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए कि वायरस ज्यादातर फैले ना। तो इसलिए मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, खास करके जब दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये वहां पे भी आवश्यक है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कौन शहर से वापस आया है, उसके साथ किस प्रकार का वायरस साथ लाया है। तो इसीलिए इस प्रकार का सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है गांव में भी। जी, और अब हम रुक करते हैं लुधियाना का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में नरेश जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार नरेश सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। जी हाँ जी जी, मैं नरेश बात कर रहा हूँ, मैं लुधियाना से जी। तो डॉक्टर साहब, एक आपसे एक बातचीत मैं सुन रहा था अभी, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, और मैंने भी फटाफट फोन मिला लिया। जी जी। तो ये जो मास्क बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं आजकल जी, वो नकली मास्क भी बना रहे हैं, यानी कि हल्की क्वालिटी के मास्क जो होते हैं जी। तो उनको हमारे जो दर्शक हैं या कोई जो इनको पहनते वो कैसे पहचानेंगे, और सरकार क्या इसके बारे में कोई कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है डॉक्टर रेड्डी। इस समय मास्क में को लेकर बाजार में बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल हैं और जगह जगह मिल रहे हैं। लेकिन मास्क का चुनाव करते समय, उसे खरीदते समय हम आम लोगों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और क्या देखना चाहिए? देखिए, मास्क अगर बहुत ही पतला हो और उसमें सुराखें हैं जिसके अंदर से वायरस आ सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं। तो मास्क में कम से कम 2 लेयर का क्लॉथ होनी चाहिए,
अगर बाहर से सर्जिकल मास्क खरीदेंगे जो ठीक तरीके से बना हुआ है तो फिर आप उसको खरीद सकते हैं, मगर आपने जैसा कहा वो भी नकली मास्क बनाए जा रहे हैं। और कपड़ा जो है, कपड़े का भी मास्क पहन सकते हैं अगर उसका 2 लेयर से अगर सिले हुए मास्क हो तो ठीक है, मगर आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। मास्क आप पहन के आप ये जो टाल्कम पाउडर है उसको लगा के फैन चला दीजिए। अगर वो टाल्कम पाउडर मास्क के अंदर से घुस के आ सकता है तो मतलब मास्क का कोई काम नहीं कर रहा। तो आप इस प्रकार के टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, पर सबसे बेहतर है कि आप जो स्टैंडर्ड मास्क है, सर्जिकल मास्क है, वो खरीद सकते हैं शॉप से तो ठीक है। और दूसरी बात है, कपड़े का जो डबल लेयर क्लॉथ है अगर उसको सी के बना सकते हैं तो वो भी ठीक है। और तीसरा मैं और एक तरीका भी बताता हूँ जी। अगर मास्क में थोड़ा सा भी शक है आपको तो मास्क पहन लीजिए, मगर उसके अंदर आपका जो टिश्यू पेपर आता है, मामूली सा टिश्यू पेपर जो है उसको थोड़ा सा फोल्ड करके मास्क के अंदर लगा दीजिए नाक के ऊपर, ताकि वो अलग प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगा आपके लिए जी। और इससे पसीने में भी बड़ी आसानी मिलती है, क्योंकि अक्सर मास्क लगाते हैं और अगर थोड़ा सा मॉइस्चर आता है तो वो टिश्यू पेपर लगाने से काफी हद तक दूर हो जाता है। बिल्कुल। और इस बीच हम रुख करते हैं कर्नाटक में बेंगलुरु का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में मेधा जी जुड़ चुकी हैं। हेलो मेधा जी। हेलो जी, नमस्कार। सिद्धार्थ जी, आपको और डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी दोनों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, RT-PCR टेस्ट एक बार किया तो वो दैट होल्ड्स गुड फॉर हाउ मेनी डेज, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि वो स्वैब लेते हैं, वो नाक से लेते हैं नहीं तो थ्रोट से लेते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, पेशेंट या हेल्थ वर्कर? ये 2 मेरे क्वेश्चन है जी। डॉक्टर रेड्डी, पहला सवाल ये है कि RT-PCR टेस्ट कितने दिन एक बार कराने के बाद दोबारा उसे कब कराने की जरूरत होती है, और इसका अगर हम सैंपल लेते हैं तो कब हम नाक से ले सकते हैं और कब हम मुंह से ले सकते हैं? देखिए, एक तो RT-PCR टेस्ट अगर आज नेगेटिव है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कल या परसों वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आज आपके शरीर में वायरस नहीं है, कल आप बाजार में घूमते हैं और किसी से मिलते हैं, हो सकता है कि वायरस का आपके शरीर में प्रवेश करें। तो इसीलिए अगर आप टेस्ट करा लें और टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो खुश रहिए, मगर सावधानी अभी भी बरतनी चाहिए। और ये ऐसा भी है कि ये जो वायरस है जी, एक अजूबा वायरस है जो बगैर सिम्टम्स के ही, जो हम कहते हैं कि एसिम्टोमेटिक लोगों में और प्री सिम्टोमेटिक लोगों में, मतलब सिम्टम्स प्रकट होने के पहले भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को जी। मगर कभी कभी हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद 2 या 3 दिन तक वो अपने सिम्टम्स, अपने जो साइंस जो है, सिम्टम्स जो है वो नजर नहीं आते, पर उस समय हो सकता है कि वो वायरस का वो टेस्ट में पहचान नहीं पाए आप, तो टेस्ट नेगेटिव निकल सकता है अगर वायरस शरीर के अंदर भी हो तो अगर बीमारी के वक्त बहुत अर्ली टेस्टिंग करें तो टेस्ट नेगेटिव निकल सकता है जी। बहुत लेट टेस्टिंग करें तभी भी नेगेटिव निकल सकता है। और दूसरी बात है कि जैसा मैंने पहले ही कहा, आज नेगेटिव है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कल परसों वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप टेस्ट नेगेटिव अगर हो जाए फिर भी आप सावधानी बरतना बिल्कुल आवश्यक है, मास्क पहनना आवश्यक है जी। और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ से बचना आवश्यक है, हाथ को साफ रखना आवश्यक है। डॉक्टर रेड्डी, इन्होंने स्वैब के बारे में भी पूछा है कि अगर हम टेस्ट करें, ऐसा है, ये वायरस नाक में भी रहता है, गले में भी रहता है, फेफड़े में भी रहता है जी, मगर ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन इसका नाक में रहता है, तो इसीलिए ज्यादातर स्वैब नाक से निकाला जाता है। पर जब नाक से निकालना मुश्किल होता है या लोग कहते हैं कि नाक निकालने में मुझे बाधा हो रही है जी, तो तब गले से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों का प्रयोग किया जाता है,
मगर अगर वायरस का यील्ड देखें तो ज्यादातर नाक से ज्यादा यील्ड निकलता है वायरस का, क्योंकि वायरस वहां पे रहने का स्थान काफी मिलता है उसको। कुछ अलग रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे ये वायरस अटक जाता है और वहां पे उसका मात्रा कम नजर आता है नाक में गले के मुकाबले। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि नेसल पैसेज से अगर हम स्वाब लेते हैं तो वहां पे वायरल लोड के ज्यादा होने की संभावना होती है और टेस्ट की या जो जांच है वो भी सटीक आएगी। और इस बीच हम रुख करते हैं बिजनौर का, जहां से हमारे साथ कार्यक्रम में राशिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। राशिद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि अनलॉक 5 शुरू हो चुका है और सरकार ने स्विमिंग पूल खोलने की तैयारी कर दी है। स्विमिंग पूल जी, तो उसमें लोग नहाने के लिए जाएंगे, स्नान करने के लिए, बाथिंग के लिए, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन लोगों को जो वहां पर जाए? जी, डॉक्टर रेड्डी, स्विमिंग पूल को दोबारा से खोला जा रहा है और उसके लिए भी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आम लोग जब स्विमिंग करने जाएं तो किस तरह की सावधानी रखें? देखिए, स्विमिंग पूल में आम तरीके से जनरली कुछ उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कुछ क्लोरीन का सोल्यूशन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, मगर स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद जब आप छोटे से कमरे में दूसरों के साथ नहाने जाते हैं तो वहां पे खतरा बढ़ जाता है। तो वहां पे बारी बारी से जाइए और शरीर को अच्छी तरह से नहला दीजिए। मगर ये जरूरी है कि स्विमिंग पूल माने पानी के बाहर निकलते ही फिर मास्क पहन लीजिए ताकि और किसी से वायरस का संक्रमण ना हो। तो ये जरूरी है कि स्विमिंग पूल में खतरा इतना ज्यादा नहीं है जितना कि वो जो वॉशिंग रूम्स में खतरा होता है वहां पे खतरा ज्यादा होता है। वहां पे भीड़ भाड़ ना होने देनी चाहिए। जी, और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर रेड्डी, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या 3 इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहेंगे बहुत जल्दी से? देखिए, आप बिल्कुल अपना सावधानी में कोई इस प्रकार का निर्लक्ष्य मत कीजिए। आप भीड़ भाड़ से बच के रहिए, मास्क पहनते जाइए, हाथ साफ रखते जाइए और पौष्टिक आहार खाते जाइए जैसा कि फल और सब्जी, और खुद का इम्यूनिटी बढ़ाते जाइए। मगर क्योंकि वायरस अभी भी हमारे साथ है, कुछ महीनों तक हमें जी डॉक्टर रेड्डी, हमें इसी तरह से रहना होगा, तभी हम कोरोना पर जीत हासिल कर पाएंगे। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हो जाएगा सफर आसान, और साथ चल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और डॉक्टर साहब, हाँ, थोड़ा सा समय अभी जरूर बचा है, आप कुछ बात बता रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, चलिए वो चीज पूरी कर लेते हैं। इम्यूनिटी ये है कि कुदरती इम्यूनिटी बनाने के लिए एक तो पौष्टिक आहार खाइए जी, फल और सब्जी का काफी ज्यादा मात्रा में लेना आपके लिए ठीक है। तंबाकू और मदिरा जो है, शराब जो है, उससे दूर रहिए। और जिस हद तक आप खुली हवा में काम कर सकते हैं, खुली हवा में काम कीजिए। उससे एक तो हवा भी आपको बचाएगा और दूसरा जो धूप में शक्ति है, सूर्य रश्मि जो शक्ति है, जो शरीर में विटामिन डी बढ़ाता है, उससे भी आपको बचाव मिलेगा। बिल्कुल। अब डॉक्टर रेड्डी, अब हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस बात को और आगे बढ़ाएं। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIR@nsdtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए